हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। पहले स्थान में अर्थात पहले प्रश्न में बोला गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन आपको बनाना है। तो देखो, यहां पर मैं सबसे पहले तो इन प्रतीकों का मतलब बता देता हूं कि आखिर इसका और इस प्रतीक का मतलब आखिर क्या है। देखिए, अभी तक आपने केवल दो प्रतीक यहां पर इस अध्याय में सीखे हैं, समुच्चय वाले अध्याय में। एक तो ये मतलब था और एक ये था। ये होता था, इसको हम अंग्रेजी में बोलते थे बिलोंग्स टू, और ये होता था डज नॉट बिलोंग टू। अब मतलब समझ लेते हैं हिंदी में क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता था कि कोई अवयव किसी समुच्चय में यदि आ रहा होगा तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, और कोई अवयव किसी समुच्चय में यदि नहीं आ रहा होगा तब हम लगाएंगे डज नॉट बिलोंग टू, अर्थात इसको क्रॉस कर देंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि यहां पर बाएं तरफ आपके पास अवयव रहना चाहिए था, और जिधर मुंह खुला रहता था वहां पर आपके पास समुच्चय रहना चाहिए था। इसी तरीके से यहां पर भी अवयव रहेगा और यहां पर समुच्चय रहेगा। अब ये तो हमने देखिए समझ लिया था। अब बात आती है कि हमारे पास ये दो चिन्ह जो हैं, जो इस प्रश्न में हमें यूज करने हैं उनके लिए। अब ये जो चिन्ह होते हैं उनको समझते हैं। जैसे आपने गणित में ये सीखे होंगे, ये वाले जो चिन्ह होते हैं, बड़ा होना या छोटा होने, इसके चिन्ह होते हैं ना ये वाले। तो इसी तरीके से यहां पर होता है, बस यहां पर घुमावदार होता है। यहां पर हम नंबर्स के लिए यूज करते थे, लेकिन यहां पर ये वाले चिन्ह हम यूज करते हैं वो समुच्चय अर्थात सेट के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर इधर जो होता है, इधर होता है बड़ा समुच्चय, क्योंकि देखो जिधर मुंह खुला होता था उधर बड़ा होना चाहिए था और इधर छोटा होना चाहिए था। तो इधर ध्यान रखें, हमेशा छोटा रहेगा और इधर बड़ा समुच्चय रहेगा। अब इनका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर इनको पढ़ते कैसे हैं। तो ये इस तरीके से पढ़े जाएंगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ए बी और बीच में ये वाला चिन्ह है, तो इसका मतलब है ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब बी समुच्चय बड़ा है और ए समुच्चय छोटा है। और ये भी ध्यान रखना है साथ के साथ कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन जरूरी नहीं है बी का प्रत्येक अवयव ए में हो ही हो। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। अब मैं अगर इसको क्रॉस कर दूंगा तो मैं इसको पढ़ूंगा कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पढ़ते कैसे हैं। अब मैं देखो आपको एक एक करके सभी भाग हल करके दिखाऊंगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना कि बस जब ये हम समुच्चय वाले चिन्ह लगाते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं इसे, तो जब ये चिन्ह लगाते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास समुच्चय ही लिखे जाते हैं। बड़ा समुच्चय एक तरफ और छोटा समुच्चय एक तरफ। जबकि बिलोंग्स टू वाले में हम बाईं तरफ अवयव लिखते थे, दाईं तरफ समुच्चय लिखते थे। अब यहां पर आप देखो, पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि ये एक समुच्चय देखो 2 3 4, और दूसरा समुच्चय 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मान लीजिएगा मैंने पहला समुच्चय लिखा 2 3 4 और दूसरा समुच्चय लिखा 1 2 3 4 5। अब आप देखो इनमें से बड़ा समुच्चय कौन सा है, बड़ा ये है। और देखो इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस वाले समुच्चय में आ रहा है, भले ही चाहे इसका आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें आ रहा है। तो यहां पर मैं ये वाला चिन्ह लगा दूंगा, अर्थात ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का, बड़े वाले समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया है। तो इस तरीके से ये आपके पास चिन्ह आ जाएगा। अब मैं देखो दूसरा अगर आपको बताऊं, तो यहां पर आपको बोला गया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये बोला गया है बी कॉमा सी कॉमा डी। अब मुझे देखना है कि क्या ये एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं या नहीं। तो यहां पर देखो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अब उसको समझ लेते हैं। देखो यहां बी सी है लेकिन ए वाला अवयव इसमें नहीं है, इसलिए हमें यह समझ में आ गया कि यह समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक पहले और दूसरे मैंने यहां पर कथन आपको बता दिया अलग से। अब मैं इसी रिक्त स्थानों में आपके सामने भर देता हूं। तीसरे वाले कथन में आपको दिया गया है कि x एक समुच्चय है और x अवयव जो दिया हुआ है आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो विद्यालय का तो एक विद्यार्थी हुआ ही। तो यहां पर ये उपसमुच्चय वाला चिन्ह आपके पास आ जाएगा। अब चौथे वाले भाग पर आएंगे। इसमें बोला गया चौथे वाले भाग में कि x जो है अवयव समुच्चय है, इसके अवयव हैं, और x किसी समतल में एक वृत्त है। जबकि ये बोला गया है x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब सोचिए बड़ा समुच्चय कौन सा है। बड़ा समुच्चय ये हुआ वृत्त वाला, क्योंकि वृत्त में तो हर तरीके की त्रिज्याएं होंगी, जब केवल वृत्त मैंने बोला है। जबकि इधर की तरफ मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहां पर
अब आपके पास ये नॉट सबसेट करके आएगा, तो यहां से आपके पास ये वाला भाग हल हो गया। अब पांचवें वाले भाग पर आता हूं, तो बोला गया कि किसी समतल में एक स्थित त्रिभुज है और इधर बोला गया किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो स्वाभाविक सी बात है, त्रिभुज और आयत में तो कोई संबंध होता ही नहीं है, मतलब त्रिभुज आयत का तो उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहां पर देखो नॉट सबसेट करके लगा दिया, मतलब सबसेट वाला जो चिन्ह था उपसमुच्चय वाला उसको क्रॉस कर दिया। आगे आते हैं, तो देखिए अब यहां पर हमें देखना है कि ये छठा वाला भाग, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और इधर दिया हुआ है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। स्वाभाविक सी बात है, समबाहु त्रिभुज एक छोटा सा समुच्चय होगा, जबकि त्रिभुज में तो हर तरीके का त्रिभुज आएगा, तो समबाहु त्रिभुज भी आएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास अब इस तरीके से उपसमुच्चय बन जाएगा। और सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं, इसमें बोला गया है एक समप्राकृतिक संख्या और इधर बोला गया है एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में तो समप्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, तो पूर्णांक बड़ा समुच्चय आया और इस वाले समुच्चय को पूरा का पूरा समाहित करता है। तो इस तरीके से आपके पास ये भी एक उपसमुच्चय का चिन्ह यहां पर लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने आपको सभी यहां पर बता दिए हैं, मैं यहां पर भी बना देता हूं, ये यहां पर चिन्ह आएगा और ये वाला चिन्ह यहां पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको देखिए बोला गया है कि जांचना है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। सत्य असत्य हमें जांचना है, और देखो यहां पर हमारे पास कुछ चिन्ह दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ऑलरेडी कि किस चिन्ह का प्रयोग कैसे करना होता है। जैसे आप देखो पहले वाले भाग में आपको बोला गया a, b समुच्चय है और इधर बोला गया b, c, a और बीच में जो चिन्ह लगाया गया है वो है नॉट सबसेट का। अब ये सोचिए कि इधर मैंने बोला था इधर छोटा समुच्चय इधर बड़ा समुच्चय, देखिए a, b क्या इसका उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो a, b का प्रत्येक अवयव इधर की तरफ आ रहा है, बाकी इधर कितने अवयव हैं कितने नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि a, b इसका प्रत्येक अवयव इधर की तरफ आ रहा है, मतलब ये बड़ा समुच्चय है। तो यहां पर तो लिखा हुआ है ये उपसमुच्चय इसका नहीं है, जबकि ये तो उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो आपके पास कथन है वो एक असत्य कथन हो जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि a, e और देखो इधर सबसेट अर्थात उपसमुच्चय का चिन्ह और बोला गया x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए 5 स्वर होते हैं, a, e, i, o, u। अब 5 स्वर होते हैं, तो उनमें से देखिए आपको इधर क्या दिया हुआ है a, i। तो सोचिए क्या ये a, i इस वाले दाहिनी तरफ जो समुच्चय लिखा है उसमें उपस्थित है या नहीं है। तो बिल्कुल उपस्थित है, क्योंकि इधर तो 5 स्वर लिखे हुए हैं एक तरीके से, यहां पर तो 2 ही स्वर लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है a, e जो ये समुच्चय है ये उपसमुच्चय है a, e, i, o, u का। तो आप देखिए क्या ये इनमें से ये दोनों अवयव इधर वाले समुच्चय में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो हाँ ये कथन आपके पास बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला भाग आपके पास हो गया। बस एक बात ये ध्यान रखें, वैसे तो देखिए हमने सत्य आपको बता दिया, ध्यान रखें हो सकता है कुछ छात्रों को यह संदेह हो कि ये तो अवयव लिखे हैं समुच्चय कैसे हम बोल पा रहे हैं। जब भी मझले कोष्ठक के अंदर अवयव आ जाएंगे तो हम उसे समुच्चय का नाम दे देते हैं। अगर ये लिखा होता केवल a तो हम बोलते अवयव है, लेकिन अगर हमने इस तरीके से बना दिया तो अब ये समुच्चय हो गया जिसका अवयव a हो गया, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि 1, 2, 3 और उपसमुच्चय है 1, 3, 5 का। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहां पर देखिए हमने लिख दिया 1, 2, 3 इधर उपसमुच्चय का चिन्ह और 1, 3, 5। अब आप ये देखो कि इधर हमने बताया था आपको छोटा समुच्चय रखना होता है इधर की तरफ, इधर बड़ा समुच्चय। सोचिए क्या 1, 2, 3 सभी आ रहे हैं इधर की तरफ? बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि 1, 3 तो आ रहे हैं लेकिन 2 तो नहीं आ रहा ना। हमें तो 2 भी जरूर चाहिए ही चाहिए था, बाकी कुछ हो या नहीं हो लेकिन ये तीनों तो जरूर होने चाहिए थे, तभी हम बोल पाते सत्य होगा। लेकिन चूंकि 2 नहीं आ रहा है तो अब हम बोलेंगे कि ये कथन आपके पास एक असत्य कथन हो जाएगा। 3 भाग आपके पास हल हो गए। चौथे वाले भाग पर आ जाते हैं। चौथे वाले भाग में बोला गया है कि a समुच्चय है और इधर समुच्चय लिखा हुआ है a, b, c। तो मैं चलिए इसको लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर चूंकि मझला कोष्ठक लग गए हैं तो ये समुच्चय तो हैं,
अब ये देखना है कि क्या इधर इस वाले समुच्चय का एक अवयव है और इधर देखो क्या ए आ रहा है, तो हाँ ए आ रहा है, अर्थात ये आपके पास एक सत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो चौथा वाला भाग हल कर दिया। अगले भाग पर आ जाते हैं, भाग संख्या 5 पर। तो भाग संख्या 5 में देखिए आपको बोला गया है कि ए है इधर समुच्चय और इधर है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहां पर देखो ये काफी अच्छा सवाल है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अर्थात संदेह की स्थिति में आते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पर मैं आपको देखो क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब भी ऐसे वाले चिन्ह होंगे तो इधर अवयव लिखा होना चाहिए था और इधर आपके पास समुच्चय लिखा होना चाहिए था, तभी आप लिख पाते। लेकिन देखो इधर तो ये मझले कोष्ठक के अंदर है, तो अब ये आपके पास अवयव नहीं है, ये एक समुच्चय बन चुका है। तो समुच्चय में ये वाला चिन्ह तो कभी आना ही नहीं चाहिए था, अर्थात ये अब आपके पास एक असत्य कथन हो जाएगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें होती है और बच्चे जनरली इसको गलत कर देते हैं। तो ये असत्य कथन हो गया। अब देखिए छठे वाले में आपको बोला गया है कि इधर लिखा हुआ है x अवयव है उस समुच्चय के और x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, और इधर लिखा हुआ है x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखो मैं क्या करता हूं, अभी छठा वाला समुच्चय बना लेता हूं दोनों में। इसमें बोला गया आपको कि 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, देखिए 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या देखिए कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, 2 4। अब इधर देखते हैं कौन कौन से अवयव हमारे पास आएंगे समुच्चय में। हमको बोला गया एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो देखो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 9 12 18 और 36 ये हो सकता है। अब देखो इधर की तरफ मुंह खुला हुआ मतलब ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा है। अब देखिए 2,4 क्या इधर आ रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल आ रहे हैं। बाकी कुछ इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें मतलब नहीं, हमें इन 2,4 से मतलब है क्या ये दाईं तरफ आ रहे हैं समुच्चय में। तो आपको समझ में आ रहा है हाँ ये तो ऐसा आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये आपके पास उपसमुच्चय हो जाएगा, अर्थात ये वाला कथन आपके पास सत्य कथन हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4। ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ये अवयव की तरह काउंट होगा, ध्यान रखें, और 5। हमसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो बेसिकली सही नहीं है पूछा गया है, या फिर हम एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, हम सभी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत कथन है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो आपके पास ये जो समुच्चय ए, ये मैं एक बार यहां पर लिख रहा हूं, इसके अवयव है 1, 2, देखो इस मझले कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा होगा वो अवयव की तरह काउंट होगा। तो देखो ये यहां पर एक अवयव है 3,4, इसको आप विशेष ध्यान रखें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी 3,4 एक अवयव है, तो मैं यहां पर देखो अवयव आपको अलग अलग से करके दिखा भी देता हूं। अवयव क्या क्या आ गए, 1 आ गया, 2 आ गए, ये 3,4 एक अवयव की तरह काउंट हो रहा है, और 5 आ गए। तो 4 अवयव हैं, 1 2 और ये वाला एक अवयव, और एक अवयव ये आपके पास आ गया। आपको ऐसे समझना होगा। अब यहां पर आते हैं कि पहले वाले भाग में बोला गया, पहले वाले भाग में देखिए बोला गया 3,4 और ये देखो इधर दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा चिन्ह आएगा तो आपको देखना होगा दोनों तरफ समुच्चय है या नहीं। पहले तो हम वही देख लेते समुच्चय है या नहीं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या वो सही उपसमुच्चय है या नहीं है। तो देखो 3,4, अब ये तो एक अवयव है, देखिए कैसे हम बता रहे हैं अवयव है, क्योंकि देखो ये अवयव की तरह काउंट हो रहा है। अगर सेट की तरह काउंट करते तो हमारे पास इस तरीके से वहां पर सेट आ जाता, लेकिन यहां पर अभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आपका कथन गलत कथन हो जाएगा। तो पहला वाला आपके पास हल हो गया। दूसरा वाले पर आते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि अब 3,4 तो देखो अवयव है ना, देखो ए में ये अवयव आ रहा है, तो इसलिए ये आपके पास सही कथन हो गया। तीसरे कथन पर हम आते हैं। तीसरे कथन में बोला गया है कि 3,4 और देखो इस तरीके से आ गया। अब ये आपके पास सेट ए बन गया। अब इधर देखो, अब ये सेट बन गया है, देखो ये बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक इधर लगा दिया और इसके अवयव 3,4, तो एक ये सेट बन गया। और देखो अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये वाला कथन अब आपके पास सही हो जाएगा।
चलिए अब 3 आपके पास कथन हो गए, चौथे वाले कथन पर आते हैं। चौथे वाले कथन में लिखा हुआ है एक बिलोंग्स टू ए। तो सोचिए क्या एक ए में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल आ रहा है, एक वाला अवयव। देखो ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ये अवयव होना चाहिए था, देखो अवयव ही है, तो ये कथन भी आपके पास बिल्कुल सही है। पांचवें कथन पर आते हैं, एक ए का उपसमुच्चय ये बोला गया है, तो देखो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक के अगर यहां पर हम क्या बनाते, मजला कोष्टक बना देते तब तो ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत हो गया क्योंकि ये अभी तो अवयव लिखा हुआ है। जब ये वाला चिन्ह था तो हमने आपको बताया था दोनों तरफ समुच्चय लिखे होने चाहिए थे, तभी आप कंपेयर कर पाते, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया, ये तो अवयव लिखा हुआ है। छठे वाले भाग पर आते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक उपसमुच्चय है 1, 2, 5 और ये लिखा हुआ है उपसमुच्चय है ये ए का। तो अब देखिए 1, 2, 5 ये एक समुच्चय बना दिया और ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि ये सभी अवयव ए में आ रहे हैं ये वाले, तो इस तरीके से ये आपका सही कथन हो जाएगा। अब सातवें वाले भाग पर आ जाते हैं। देखिए सातवें वाले भाग में आपको यहां पर दिया हुआ है कि 1, 2, 5 ये देखो आपने अवयव लिख दिया, उसके बाहर एक समुच्चय के लिए हमने मजला कोष्टक बना दिया, तो मतलब समुच्चय बन गया बाईं तरफ और ये ए लिखा है दाईं तरफ। लेकिन यहां पर देखो बिलोंग्स टू वाला चिन्ह आ गया। बिलोंग्स टू चिन्ह तभी लगता था जब बाईं तरफ अवयव लिखा हो, लेकिन ये अवयव तो है नहीं, ये तो आपके पास अब देखो ये समुच्चय बन चुका है, ये तो क्योंकि मजला कोष्टक लिखे हुए हैं, तो ये तो स्टार्टिंग से हमें पता लग गया गलत है, बाकी हमें चेक ही नहीं करना। आठवें वाले भाग पर आते हैं। आठवें वाले भाग में देखिए बोला गया है 1, 2, 3 और देखो आपको बोला गया है ये ए का उपसमुच्चय है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1, 2 तक तो ठीक था, क्योंकि देखो 1, 2 आ रहे हैं, लेकिन 3, 4 एक अवयव था, 3 यहां पर दे दिया गया, 3 तो एक्चुअल में उसका कोई अवयव था ही नहीं, तो इसलिए ये आपके पास कथन गलत हो गया। यहां पर आते हैं नौवें वाले भाग में, इसमें बोला गया कि फाई बिलोंग्स टू ए। तो सोचिए क्या फाई ए का अवयव है? तो ऐसा गलत है, फाई ए का अवयव है ही नहीं। देखो ए में तो हमारे पास केवल यही अवयव है, एक ये अवयव, दूसरा ये तीसरा अवयव, इसको तरीके से लिखा हुआ है, चौथा अवयव ये है, लेकिन बोला गया फाई ए का अवयव है, तो ये गलत हो गया आपके पास कथन। अब 10वें वाले भाग पर आएंगे, तो 10वें वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया फाई ए का उपसमुच्चय है, हाँ तो अब ये आपके पास सही है। ध्यान रखें कोई भी रिक्त समुच्चय किसी उपसमुच्चय का किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय जरूर होता है, तो चाहे कुछ भी समुच्चय दिया हो जरूर ध्यान रखें फाई अर्थात रिक्त समुच्चय उसका उपसमुच्चय जरूर होगा, तो ये आपके पास एक सही कथन हो गया। और अंत में 11वें वाले भाग में देखिए फाई और ये ए का ये बना दिया आपने, अब ये गलत हो गया, क्योंकि देखो ये अब हमने समुच्चय बना दिया, इस समुच्चय का हमारे पास क्या हो गया, फाई एक अवयव हो गया, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, फाई तो ए में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाला कथन अब आपके पास गलत हो गया है। तो आपसे पूछा गया था देखो कि सही कथन कौन कौन से नहीं हैं, तो असत्य कथन में एक तरीके से यहां पर आपके सामने लिख देता हूं कि मैंने तो हर कथन के बारे में वैसे आपको बता दिया, लेकिन असत्य कथन ही हमें यदि लिखने थे तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो पहला कथन असत्य है आपके पास, फिर पांचवा कथन असत्य है, फिर आपके पास सातवां कथन असत्य है, फिर आठवां कथन असत्य है, फिर आपके पास नौवां कथन असत्य है और फिर आपके पास 11वां कथन भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर असत्य कथनों को हम ऐसे पहचानेंगे। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर आते हैं। चौथे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय आपको लिखने हैं। अब देखो उपसमुच्चय आपको लिखने हैं, तो यहां पर सबसे पहला वाला भाग है ए, तो देखो सबसे पहले हम इस वाले उपसमुच्चय के उपसमुच्चय लिखूंगा, तो ध्यान रखें कैसे हम लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। पहले तो उपसमुच्चय, सबसे पहले तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालना सीख लें, क्योंकि वो थोड़ा आपको काम में इसलिए यूजफुल रहेगी क्योंकि आप उससे गिनती कर सकते हैं। किसी भी उपसमुच्चय के किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है, जहां n उसके अवयव होते हैं। तो यहां पर देखो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, मैं यहां पर मान लीजिएगा संख्या ही लिखूं तो वो कितनी आएगी 2 की घात 1, क्योंकि एक अवयव है इसमें देखिए, तो 2 उपसमुच्चय आने चाहिए। अब देखिए 2 उपसमुच्चय कैसे कैसे आएंगे, ध्यान रखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपसमुच्चय अगर लिखना हो तो रिक्त समुच्चय तो हमेशा एक उपसमुच्चय होता ही होता है। तो कौन कौन से उपसमुच्चय आ गए देखिए, हम एक तो ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो खाली है मतलब रिक्त समुच्चय है, और एक कौन सा आ जाएगा ये ए, तो ये 2 उपसमुच्चय आपके पास आ गए हैं।
अब यहां पर देखो दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि a कॉमा बी एक समुच्चय है जिसके अवयव ये हैं कि उपसमुच्चय आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या कर रहा हूं कि उपसमुच्चय की संख्या बता देता हूं ताकि आप थोड़ा काउंट कर लें, कहीं गलती हो रही है तो आप पहचान लें। तो देखो उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 2। 2 की घात n होती है, n मतलब अवयवों की संख्या। देखो 2 अवयव हैं तो 4 उपसमुच्चय आएंगे आपके पास। अब देखना 4 उपसमुच्चय कैसे कैसे मैं यहां पर इनको लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें पता है कि फाई तो होगा ही होगा, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो आप इस तरीके से लिखो या केवल फाई लिख दो, कोई एक लिखना होता है, दोनों एक ही काम के लिए होते हैं। तो मान लीजिएगा मैंने फाई लिख दिया। अब मैं एक एक अवयव वाले लिखूंगा। तो देखो एक एक अवयव वाले क्या क्या आ गए, ए, फिर आ गया बी। जब एक एक अवयव वाले लिख लिए फिर आप दो दो अवयवों वाले लिखो, मतलब ए कॉमा बी आ गया। तो देखा आपने 4 उपसमुच्चय आपने पता किए थे, यहां से देखो 4 आ रहे हैं गिनती में, 1 2 3 तथा 4। अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में देखिए हमें बोला गया 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से बना एक हमारे पास एक समुच्चय है, तो हम इसके उपसमुच्चय लिखने चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर लो। भले ही हमसे समुच्चयों की संख्या नहीं पूछी गई है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बार गिनती में एक बार देख लें कि हाँ आपके सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये आ जाएंगे 2 की घात 3, क्योंकि 3 अवयव थे तो ये 8 उपसमुच्चय आने चाहिए, ध्यान रखें गिनकर। अब मैं उपसमुच्चय लिख रहा हूं यहां पर। देखिए उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लिख दो फाई, मतलब एक भी अवयव नहीं। अब एक एक अवयव वाले लिखो। एक अवयव वाला देखो 2 आ गया, केवल एक अवयव वाला लिखना है तो 3 आ गए। अब एक एक अवयव वाले सब लिख दिए। अब दो दो अवयवों वाले सभी केस बनाओगे। देखो 1 कॉमा 2 आ गए, 2 अवयव लिख रहा हूं। देखो 2 अवयवों वाला एक और मिल जाएगा 1 कॉमा 3, और 2 अवयव वाला देखो 2 कॉमा 3 भी आ जाएगा। जब आपने ये लिख दिया 2 अवयव वाले सभी लिख दिए, अब 3 3 अवयवों वाले लिखो। तो 3 अवयव वाला तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ही मिलेगा। तो अगर आप काउंट भी करना चाहें तो देख सकते हैं, एक उपसमुच्चय 2 3 4 5 6 7 तथा 8। तो देख रहे हो आप 8 उपसमुच्चय आए हैं आपके पास और 8 ही आने चाहिए थे। तो इसलिए आपको पता लग गया, यहां से हम ऐसे इसको पता करते हैं कि 8 आया है तो हमारे पास 8 ही उपसमुच्चय आने चाहिए थे। अब यहां पर आते हैं अगले वाले भाग पर, अर्थात भाग संख्या 4 पर। इसमें आपको बोला गया फाई बोला गया है। तो अब देखो यहां पर फाई बोला गया है, मतलब फाई में तो एक भी अवयव नहीं होता, फाई मतलब रिक्त समुच्चय होता है। तो पहले मैं इसके उपसमुच्चयों की संख्या देख लेता हूं। तो सोचिए इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें चूंकि एक भी अवयव नहीं है, मतलब 0 अवयव है, तो 2 की घात 0 होनी चाहिए, अर्थात 1 होनी चाहिए। और इसका एक उपसमुच्चय अब देखो क्या होगा। हमको पता है कि फाई तो स्वयं उपसमुच्चय होता ही होता है किसी ना किसी समुच्चय का। तो फाई देखो इसका भी एक उपसमुच्चय बन जाएगा यहां से। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर आपके पास 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक टर्म आ रहा है पी ए, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। पी ए का मतलब देखिए क्या होता है। अगर ए आपके पास कोई समुच्चय है तो पी ए का मतलब होता है ए का घात समुच्चय। अब फिर आप बोलेंगे कि घात समुच्चय क्या होता है। तो देखो घात समुच्चय क्या होता है, अगर आपने जितने भी उपसमुच्चय लिखे हैं और उनके बाहर एक महिला कोष्ठक लगा दो तो वो एक घात समुच्चय बन जाएगा। अर्थात ए का घात समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का भी एक समुच्चय होता है। तो अब जैसे ये देखो हमारे पास ए क्या है, फाई है, मतलब ए हमारे समझ में आ गया कि रिक्त समुच्चय है। तो ए के सबसे पहले उपसमुच्चय लिखो। तो ए के उपसमुच्चय क्या आ जाएंगे आपके पास, फाई हो गया। अगर कोई छात्र फाई के बजाय कुछ इस तरीके से लिखना चाहता है, मान लीजिएगा उसने ये लिखा ऐसे करके, तो वो ये भी लिख सकता है। ध्यान रखें कोई एक चीज लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए का उपसमुच्चय आपके पास आ गया। ध्यान रखें रिक्त समुच्चय का रिक्त समुच्चय ही एक उपसमुच्चय होता है। अब हमें हमें तो पी ए लिखना है, या मैं बोल सकता हूं कि ए का घात समुच्चय, क्योंकि पी ए का मतलब ही ये होता है कि ए का घात समुच्चय। तो अभी देखो ये एक क्या है, समुच्चय लिखे थे उपसमुच्चय। तो अगर मैं इन उपसमुच्चयों का भी एक समुच्चय बना दूं, अर्थात समुच्चय बनाने के लिए तो मुझे महिला कोष्ठक लगाना होता है, तो मैं क्या करूंगा इस तरीके से लिख दूंगा
देखो ये जो उपसमुच्चय था इसके बाहर मैंने मझला कोष्टक लगा दिया तो एक घात समुच्चय बन गया अर्थात पी ए बन गया। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो ये तो मेरे पास पहले से ही था, अब इसके बाहर मैंने मझला कोष्टक लगा दिया तो ये भी मैं लिख सकता था। तो आप किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं, लेकिन आपसे पी ए नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इसमें कितने अवयव हैं। तो पी ए में अवयव आपको देखने हैं कि आखिर अवयवों की संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या आप देख लो यहां से कितनी है, मझला कोष्टक के अंदर देखो कितने अवयव लिखे हैं, एक अवयव लिखे हैं, तो एक आपके पास आंसर हो जाएगा अर्थात पी ए में एक अवयव आएगा। अगर आप यहां से देखना चाहते थे तो देखो इस मझला कोष्टक के अंदर देखो ये एक अवयव लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं सोचना है ये किस तरीके का अवयव है, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ऐसा हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें तो केवल अवयवों की संख्या दिखानी थी अर्थात मझले कोष्टक के अंदर देखना था कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमने देख लिया कि एक अवयव यहां पर आपके पास आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में आपको लिखना है। अब देखिए यहां पर आपके पास 4 भाग हैं, आपको अंतराल रूप में लिखना है। अब अंतराल भी देखिए 2 तरीके के होते थे और उनका भी अगर हम पार्ट करें तो 4 तरीके के अंतराल आपको समझ में आएंगे। तो मैं देखो यहां पर आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि कैसे कैसे अंतराल होते हैं और किस किस से उसको प्रदर्शित किया जाता है। 2 तरीके के अंतराल होते हैं, एक होता है विवृत और एक होता है संवृत। अब उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं विवृत और संवृत क्या होता है। विवृत अंतराल और एक यहां पर होता है संवृत। अब यहां पर आप देखो कि अगर पहले मैं आपको देखो ध्यान रखें समझा रहा हूं, अभी प्रश्न पर हम नहीं आए हैं। अगर आपके पास कहीं भी कुछ इस तरीके से दिया हो कि x 5 से छोटा, मान लीजिएगा 5 ना देने के बजाय मैं मान लीजिएगा यहां पर कुछ वैसे नंबर देता हूं, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां b दे दिया और यहां a दे दिया। तो ध्यान रखो यहां पर मैंने क्या किया कि कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, मतलब x हमेशा a से b के बीच में है अर्थात a के बराबर कभी नहीं है ना ही b के बराबर है। तो ऐसे अंतराल को हम संवृत अंतराल बोलते हैं। तो मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b, अर्थात मैं यहां पर छोटा कोष्टक लगाता हूं तो मुझे ध्यान रखना है वो आपके पास संवृत अंतराल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखो विवृत अंतराल के बारे में, तो अगर मैं बोलूं यहां पर a x और ये b, मतलब a से b के बीच में x जहां पर a और b के बराबर भी है, तो मैं वहां बोलूंगा x बिलोंग्स टू a कॉमा b और देखो मैं यहां पर उस तरीके के कोष्टक लगाता हूं अर्थात बड़े वाले कोष्टक से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखें जब भी बड़े कोष्टक होते हैं अर्थात संवृत अंतराल है और जब भी छोटे कोष्टक लिखे होते हैं अर्थात विवृत अंतराल आपके पास है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब मतलब से भी अगर हमें समझना हो कि आखिर इनका यूज क्या है, तो देखो यहां पर आपको जैसे पता लग रहा है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, b पर चूंकि बड़ा कोष्टक नहीं है छोटा कोष्टक है अर्थात b के बराबर नहीं है ना ही a के बराबर है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं x a के बराबर है, क्योंकि देखो a पर देखो कैसा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, x b के बराबर भी है क्योंकि b पर भी बड़ा कोष्टक है और इनके बीच में भी है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर मैं इसी तरीके से अगर आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कहीं पर यह लिखा हुआ है x b से छोटा लेकिन बराबर है और a से बड़ा है, तो आप देखोगे यहां पर क्या लिखोगे, आपको समझ में आया x a से बड़ा है और b से छोटा है लेकिन b के बराबर भी है, तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b तो हमें समझ में आ गया तुरंत। लेकिन चूंकि a से बड़ा है a के बराबर नहीं है तो a पर तो छोटा कोष्टक आ जाएगा और b के बराबर हो सकता है अर्थात b पर हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कुछ इस तरीके से हो कि x a से बड़ा हो लेकिन a के बराबर भी है लेकिन b से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, a के बराबर भी था इसलिए a पर आपने बड़ा कोष्टक लगा दिया, चूंकि b के बराबर नहीं है तो b पर आपने देखो छोटा कोष्टक लगा दिया। तो इस तरीके से संवृत और विवृत अंतराल आपके पास लिखे जाते हैं। अब ये मैंने आपको देखो समझा दिया। अब हम एक एक करके सभी भागों पर आते हैं। पहले वाले भाग में बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 x 6। अब देखो मैं पहले वाले भाग को यदि देखूं तो बोला गया x बिलोंग्स टू, ध्यान रखें x बिलोंग्स टू r है, मतलब x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। तो x एक वास्तविक संख्या और ध्यान रखना है वो -4 से 6 के बीच में है, जहां पर 6 पर बराबर हो सकता है वो। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू
-4 से 6 और 6 पर देखो आपने बड़ा कोष्टक लगा दिया क्योंकि 6 पर वो बराबर हो सकता था। पहला वाला भाग हो गया। दूसरे वाले भाग पर आते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग में भी बोला गया कि x बिलोंग्स टू r है और x -12 से -10 के बीच में है। तो आप सबसे पहले तो लिख दो x बिलोंग्स टू -12 -10। मतलब क्या करते हैं हम, इधर सबसे छोटी वैल्यू लिख देते हैं बाईं तरफ, इधर बड़ी वैल्यू लिख देते हैं। अब मुझे कोष्टक देखने हैं, तो देखो कहीं भी बराबर का चिन्ह तो है ही नहीं, मतलब मैं यहां पर दोनों जगह छोटे कोष्टक लगा दूंगा, अर्थात विवृत अंतराल आपके पास आ जाएगा। तीसरे वाले भाग पर आ जाइए अब। तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि x बिलोंग्स टू r है, मतलब x एक वास्तविक संख्या है और x 0 से 7 के बीच में है, जहां पर 0 के बराबर भी है, देख सकते हैं आप। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या करो, 0 से 7 लिख दो, सबसे छोटा इधर सबसे बड़ा इधर बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ। 7 के बराबर नहीं था तो हमने यहां छोटा कोष्टक, 0 के बराबर हो सकता था इसलिए हमने यहां पर बड़ा कोष्टक लगा दिया। तो इस तरीके से आपका ये लिख गया। अब अंतिम वाले भाग पर आ जाते हैं, चौथे वाले भाग पर। देखिए इसमें बोला गया है कि x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू r, अर्थात x वास्तविक संख्या है और ध्यान रखना है x 3 से 4 के बीच में भी है तथा 3 पर भी हो सकता है बराबर और 4 भी हो सकता है x का मान। तो आपको तुरंत समझ में आएगा, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 3,4, चूंकि 4 भी हो सकता है इसलिए 4 पर बड़ा कोष्टक लगा दिया और 3 भी हो सकता है 3 पर भी बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब ये मैं आपको कहने के लिए बड़ा कोष्टक समझा रहा हूं, यहां पर बंद अंतराल बोलेंगे। बंद अंतराल मतलब 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और छोटे कोष्टक को छोटा अंतराल या खुला अंतराल बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर आपको समझाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे x 0 से 7 के बीच में है, यहां पर 0 पर बंद अंतराल है और 7 पर खुला अंतराल है। यहां पर पढ़ेंगे -4 से 6, यहां पर 6 पर बंद अंतराल है और -4 पर खुला अंतराल है, अर्थात x -4 नहीं हो सकता लेकिन 6 हो सकता है। इसी तरीके से यहां पर पढ़ते x -12 से -10 के बीच में है और दोनों जगह खुला अंतराल है, अर्थात -12 और -10 नहीं हो सकता। और ये आपके पास हो जाएगा x 3 से 4 के बीच में है, जहां पर 3 और 4 हो सकता है, अर्थात 3 और 4 पर बंद अंतराल हो जाएगा। अब देखो हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। इसमें बोला गया निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में हमें लिखना है। मतलब जैसे हमने प्रश्न संख्या 6 जो किया, बस उसमें हमें उल्टा करना है, यहां पर इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखो पहले वाले भाग में आपको बोला गया -3,0 और देखो -3 पर भी खुला अंतराल है और 0 पर भी, इसका मतलब -3 और 0 तो बीच में नहीं आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 से 0 के बीच में क्या क्या संख्याएं आएंगी, तो ध्यान रखें क्या क्या संख्याएं आएंगी, सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, क्योंकि -3 से 0 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। अगर कोई छात्र बोलता है कि -2 -1 यही आएंगी तो वो गलत है, इसके अलावा भी बहुत सारी आएंगी। देखिए -2.4 भी आएगी, -1.538, कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे चल रही होंगी। ये तो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, ऐसे तो अनंत संख्या हो सकती हैं, क्योंकि आपको यहां तो बोला नहीं गया है कि आपको पूर्णांक ही लिखने हैं, आपको तो -3 से 0 के बीच की सब कुछ लिख देना है, जो जो आएगा, मतलब सभी वास्तविक संख्या आप यहां पर लिख देंगे। तो अब मेरे को इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। x सच दैट, हमें पता लग गया कि x हमारा वास्तविक होगा, तो x बिलोंग्स टू r। और ध्यान रखना है, अब देखो हमारे पास क्या है कि -3 से 0 के बीच में है, क्योंकि खुला अंतराल है, मतलब ना तो -3 हो सकता है ना ही 0 हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, 0 से छोटा और -3 से बड़ा, बस ये मेरा पहले वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरे वाले पर बोला गया 6,12 और देखो बंद अंतराल है दोनों तरफ, मतलब 6 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो देखिए आ जाएगा x सच दैट, मतलब x ऐसा है कि वास्तविक है और x का मान 12 से कम है और 6 से ज्यादा है, और साथ साथ देखो 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बड़े कोष्टक लग रहे थे इसलिए मैंने देखो यहां पर बराबर भी कर दिया। तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है 6 पर खुला कोष्टक और 12 पर बंद कोष्टक, अर्थात बंद अंतराल है। तो यहां पर देखो x सच दैट, मतलब x ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है और कहां से कहां के बीच में है, तो देखो ये समझ में आ गया, 12 से छोटा और 6 ये आपने लिख दिया, बड़ा हो गया 6 से। अब 12 पे चूंकि बड़ा कोष्टक है, अर्थात 12 के बराबर वो हो सकता था, 6 पर नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 पर छोटा कोष्टक है, तो 6 के बराबर वो नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐसा ही रहने दिया। अब आ जाते हैं चौथे वाले भाग पर। चौथे वाले भाग में दिया हुआ है -23,5,
इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, अर्थात x ऐसा है कि वास्तविक है और x 5 से छोटा है, -23 से बड़ा है। अब देखिए कहां पर बंद अंतराल है हमारे पास बंद अंतराल है -23 पर, अर्थात x -23 हो सकता है। तो हमने यहां पर देखो बराबर कर दिया बराबर, और 5 पर हमने देखो ऐसे ही रखा। तो इस तरीके से ये आपके पास चौथे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखो हमें क्या बोलना है कि हमें बोलना है कि सार्वत्रिक समुच्चय हमें बताना है हर किसी के लिए। अब सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है आप कुछ अलग डिफाइन करें, कोई कुछ और अलग डिफाइन करे। मतलब समझ लेते हैं आखिर सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जो सबसे बड़े समुच्चय होते हैं, जो सबका बड़ा, सबसे बड़ा समुच्चय जो होता है। जैसे पहले वाले भाग में आपको बोला गया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चयों को हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि U का मतलब अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट हम निकाल सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय। पहले वाले भाग का देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है। आपको पहले वाले भाग में बोला गया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब समकोण त्रिभुजों से भी बड़ा क्या हो सकता है सोचिए। अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं त्रिभुजों का समुच्चय, तो देखो वो तो उससे बड़ा हो गया। तो आप देखो त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज सब आ रहे होंगे। तो मैंने क्या बोल दिया, पहले वाले भाग का सार्वत्रिक समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय हो गया। दूसरा वाला करता हूं, तो दूसरे वाले का यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है। इसमें बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज ही है, मतलब मैं यहां पर भी लिख सकता हूं त्रिभुजों का समुच्चय। तो ऐसा ना सोचें कि दोनों में क्या एक ही उत्तर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रखें ये आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या आंसर लिख रहे हैं। तो हो सकता है आपका आंसर कभी कभार मैच ना करे, तो इसमें संदेह नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से बस सही रखना है। निसंदेह होकर आप कर सकते हैं इसको और आपका उत्तर सही ही माना जाएगा। जैसे अगर कोई छात्र और सोचता तो वो देखो ये भी सोच सकता है यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी 2D ज्यामितियों का समुच्चय। अब देखिए मैं क्यों इसको लिख रहा हूं, क्योंकि 2D ज्यामितियों का समुच्चय लिखना अर्थात द्विविमीय ज्यामिति लिखनी है। द्विविमीय ज्यामिति में सब कुछ आएगा, रेखा भी आएगी, वृत्त भी आएगा, आपके पास त्रिभुज भी आएगा, आयत भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी आएगा, तो ये भी हम लिख सकते थे। इसी तरीके से यहां पर भी हो सकता है कोई छात्र ये लिख दे U क्या है, सभी 2D ज्यामितियों का समुच्चय। तो इसमें भी आपको निसंदेह रहना है कि आप भले ही चाहे कुछ लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो गलत सही हो या गलत हो, आपको इससे निर्भर रहना है, बस आपका सही होना चाहिए, आपकी थिंकिंग सही बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिए हम प्रश्नावली 1.3 के सबसे अंतिम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। इसमें देखिए हमें बोला गया है कि समुच्चय A बराबर दिया हुआ है 1,3,5 से बना समुच्चय, B समुच्चय दिया हुआ है 2,4,6 इन अवयवों से बना समुच्चय, और समुच्चय C दिया हुआ है मध्यलक कोष्ठक के अंदर 0,2,4,6,8 प्रदत्त हैं, मतलब ये हमें बताए गए हैं। आगे बोला गया कि इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये बताना है कि इन तीनों समुच्चयों के लिए हम कौन कौन से सार्वत्रिक समुच्चय नीचे से ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखो पहले वाले भाग को, तो पहले वाले भाग में हमें क्या दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मुझे ये सोचना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस किस का सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो अब देखो हमारे पास, मैं मान लीजिएगा यहां पर मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे ये देखना है किसका सार्वत्रिक समुच्चय ये हो सकता है। तो अब देखो कि ध्यान रखना है सार्वत्रिक समुच्चय ए बी सी तीनों के लिए देखना है, मतलब तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, मतलब तीनों से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो तीनों समुच्चय तो इसमें आ ही रहे हों। अब जैसे आप गौर करो तो हमें क्या पता लग रहा है कि अगर सार्वत्रिक समुच्चय ये होना चाहिए, इसका मतलब ए बी तथा सी तीनों इसके उपसमुच्चय जरूर होने ही चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए अगर मान लीजिएगा ए, क्या मान लीजिएगा अगर मैंने इसे यू बोला, मुझे पता नहीं अभी सार्वत्रिक समुच्चय है या नहीं, लेकिन मैंने अभी इसे मान लीजिएगा बोला यू, तो सोचिए क्या ए यू का उपसमुच्चय है।
तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 3 5 इसमें आ रहे हैं। तो चलिए ये तो ठीक है। बी देखिए, बी में 2 4 6 आ रहे हैं, देखिए 2 4 6 भी इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बी भी यू का उपसमुच्चय हो गया। सी पर देखते हैं, सी पर अगर मैं देखूंगा तो सी इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि सी में देखो 0 2 4 6 8 आ रहे हैं, इसमें 0 2 4 तो आ रहे हैं, 6 भी आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा, तो सी तो समुच्चय नहीं हुआ। लेकिन हमें तो पता है अगर सार्वत्रिक समुच्चय है मतलब उसमें तो सब कुछ होना चाहिए था, ए भी होना चाहिए था, बी भी होना चाहिए था तथा सी भी होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पहला वाला भाग जो लिखा हुआ है, अर्थात ये जो समुच्चय है 0 1 2 3 4 5 6, वो किसी का भी उपसमुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो मैंने यहां लिख दिया सार्वत्रिक समुच्चय नहीं लिया जा सकता या नहीं हो सकता। ध्यान रखें मेरे को तीनों के बारे में सोचना है, ए बी तथा सी तीनों के बारे में एक साथ। दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे में बोला गया फाई। तो अब देखो फाई, फाई ध्यान रखें अपने आप में ही एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय बोलते हैं जिसे। तो देखो अगर मान लो मैं फाई को ऐसे बोल लूं यू, रिक्त समुच्चय। अब सोचिए कि क्या रिक्त समुच्चय ए का सुपरसेट मतलब बड़ा समुच्चय है क्या अधिसमुच्चय? नहीं है। ना ही बी का बी उपसमुच्चय आ रहा है फाई का, ना ही सी उपसमुच्चय आ रहा है फाई का। इसलिए आप बोल सकते हैं कि फाई भी एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं लिया जा सकता। अब इसके बाद तीसरे वाले भाग पर आते हैं। देखिए तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहां पर आप देखो, मान लीजिएगा मैं इसको यू बोल देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्या ए यू का उपसमुच्चय यहां पर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 3 5 है ए में। देखो 1 3 5 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ए यू का उपसमुच्चय हो गया। बी में था आपके पास 2 4 6, तो देखो 2 4 6 यहां पर भी आ रहा है, तो बी भी आपका उपसमुच्चय हो गया यू का। अब सी पर आते हैं। सी में था आपके पास 0 2 4 6 8। अब देखिए इसमें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, तो सी भी उपसमुच्चय होगा यू का। तो आपने देखा कि तीनों यू के उपसमुच्चय मिल गए। इसलिए अब जो आपके पास उपसमुच्चय यहां पर दिया हुआ था तीसरे वाले भाग में, जो कि था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास सार्वत्रिक उपसमुच्चय हो सकता है अगर आप लेना चाहें तो। वैसे तो सार्वत्रिक उपसमुच्चय होगा। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर आते हैं। चौथा मतलब अंतिम वाला भाग। इसमें बोला गया है 1 से लेकर 8 तक आपके लिए बोला गया है। तो चलो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। मान लीजिएगा इसको मैंने यू बोल दिया, तो क्या क्या अवयव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर आप देखो कि क्या ए यू का उपसमुच्चय है? चलिए देखते हैं। ए में हमारे पास अवयव हैं 1 3 5, तो देखिए 1 3 5 इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या बी यू का उपसमुच्चय हो सकता है? तो चलिए उसको भी देखते हैं। बी में हमारे पास क्या क्या अवयव हैं? 2 4 6 हैं, तो 2 4 6 तो देखो इसमें भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या सी यू का उपसमुच्चय हो सकता है? अब इसको हमें पहचानना है। तो देखो सी के लिए चेक करते हैं। सी में हमारे पास कौन कौन से अवयव हैं? 0 2 4 6 8। लेकिन आपने देखा 2 4 6 8 तो आ रहे हैं, लेकिन 0 तो इसमें आ ही नहीं रहा, अर्थात सी यू का उपसमुच्चय नहीं है। इसलिए अब तीनों होने चाहिए तो उपसमुच्चय, तभी तो आप बोलते सार्वत्रिक समुच्चय है। तो अब आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर ये आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप पता करेंगे कि कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है।